हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स टर्म 2 के चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि है सिंपल माइक्रोस्कोप। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 2 से 3 नंबर पे इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यही चीज इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। तो मैं इस पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको मैंने नोट्स की फॉर्म में एक पीडीएफ में डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पढ़ना आपने यहां से है और पढ़ने के बाद उन नोट्स को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन आप वहां से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बच्चों। सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? अब माइक्रोस्कोप सुन के दिमाग में आता है वो माइक्रोस्कोप जो लैब में होता है, बट सिंपल माइक्रोस्कोप वो नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा है, जो मैग्नीफाई करने के लिए यूज होता है चीजों को। अब मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाई करने के लिए यूज होगा ये होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे आप ऐसे करके देखते हो बहुत छोटी छोटी चीजों को। किसी बुक में बहुत छोटे वर्ड्स लिखे हैं, या जो वॉच ठीक करने वाले होते हैं वो वॉच के छोटे छोटे पार्ट्स को देखते हैं आंख पे ये लगा के। तो दिस इज जस्ट अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है इसके अंदर और इसके थ्रू देखने पे दूसरी तरफ वाली चीज जो है वो बड़ी होकर दिखाई देती है। सो दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसकी हम वर्किंग देखेंगे, इसकी मैग्नीफाइंग पावर एक चीज होती है, उसका डेरिवेशन करेंगे और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग को समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि विजुअल एंगल क्या होता है। मतलब हम नेकेड आई से ही उन चीजों को बड़ा करके क्यों नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत ही क्यों है? तो बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल माइक्रोस्कोप जैसी ही सिंपल बात है, जैसे ही हमारी आंख है ना, और हमारी आंख के आगे ये हमारी आंख का प्रिंसिपल एक्सिस है, जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जस्ट ताकि हम ऑब्जेक्ट रख सकें। तो जब हमारी आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से सपोज जो लाइट रे आ रही है, ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, इसको सीधा करके बनाएं। ये जो लाइट रे आ रही है ये हमारी आंख पे जो एंगल बनाती है, यानी ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं विजुअल एंगल। इस विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा या छोटा दिखाई देगा। आपको पता है आंख के पीछे वाले हिस्से पे एक स्क्रीन होती है जिसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना जो है वहां पे इसकी इमेज बनती है। जैसे ये रे यहां तक गई, ये है ना, ये रे यहां आई और एक दूसरी रे इसके टिप से आ रही है, ऐसे वो सीधी गई आंख पे तो ऐसे सीधी आई और यहां पहुंची, तो इसकी टिप यहां और इसका मतलब बेस यहां और इसकी ये जो टिप है वो यहां दिखाई देगी। तो ये ऑब्जेक्ट आपको इतना दिखाई देगा यहां पे, है ना। समझ में आई बात? तो अगर आप दूर से किसी चीज को देख रहे हो, और आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रही, तो आप उसको पास लाके देखते हो या खुद उसके पास चले जाते हो। तो क्या होता है कि जब हमारी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो वो हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। तो जब हमारी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो हमें चीज बड़ी क्यों दिखाई देने लगती है? सोचो, अगर ये पास आ जाए, ये पास आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो विजुअल एंगल बढ़ जाता है। देखो अब जो ये आंख पे एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो इतना हो गया, है ना, बड़ा हो गया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये वाली रे ऐसे जाएगी, तो अब हमें टिप यहां दिखाई दे रही है। बेस से तो यही वाली रे आ रही है ना, तो बेस तो अभी भी यहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हमें रेटिना पे इसकी इतनी बड़ी इमेज दिखाई देगी, है ना। रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनती है जिसको ब्रेन इरेक्ट करके दिखाता है। तो वो अलग पॉइंट है, वो तो आई की वर्किंग है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ी इमेज बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास आने से या आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होने से विजुअल एंगल बढ़ जाता है, जिससे रेटिना पे बड़ी इमेज बनती है। इसलिए चीजें पास से ज्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन अगर कोई चीज बहुत ही छोटी है जो पास से भी बड़ी ना दिखाई दे, हमारी आंख की एक लिमिटेशन है कि 25 सेंटीमीटर तक लाकर ही किसी चीज को क्लियरली देख सकते हो। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास लाते हो, जो भी तुम्हारे हाथ में पेन पेंसिल स्केल है, जरा उसको बहुत पास लाके देखो, तुम देखोगे उसकी जो इमेज है वो ऐसे स्प्लिट हो गई, है ना। तो 25 सेंटीमीटर तक तो क्लियर दिखेगा और पास लाने से उसकी इमेज स्प्लिट हो जाएगी। बहुत पास लाके एक आंख बंद करके देखो, इमेज कहीं और दिखेगी, दूसरी आंख बंद करके देखो, इमेज कहीं और दिखेगी। So this 25 सेंटीमीटर is called least distance of distinct vision। मतलब चीजों की इमेज अलग अलग देखनी हो तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कम से कम वो चीज होनी चाहिए। पास लाओगे तो इमेजेस एक दूसरे में घुसने लगती हैं। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, मान लो यहां पर ये है 25 सेंटीमीटर, विच इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
और यहां तक मैं इस ऑब्जेक्ट को लाया, बट इसकी जो इमेज ये बन रही है ये भी बहुत बड़ी नहीं मुझे दिख रही। मैं चाहता हूं कि मैं इसको और बड़ा करके दिखाऊं। तो इस केस में आंख जो है वो हाथ जोड़ लेगी, आपके हाथ तो नहीं होते, बट फिर भी वो कहेगी कि महाराज इतना ही दिखा सकती हूं, इससे बड़ा विजुअल एंगल में नहीं कर सकती हूं। अब इससे भी बड़ा आपको देखना है तो कोई मशीन लगा लो विजुअल एंगल बड़ा करने के लिए, और वो मशीन ही हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, मशीन कह लो, इंस्ट्रूमेंट कह लो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप इस विजुअल एंगल को और बढ़ा देता है। वो ये ऐसा कैसे करता है जरा ध्यान से देखो, इसको बना रहने देते हैं, ये काम आए शायद। सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के आपने रे डायग्राम्स पढ़े होंगे, जिनमें से मैं पहले वाले रे डायग्राम की बात करूं जिसमें कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां इसका फोकस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखते हैं, आपको याद ही होगा जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, मेन फोकस तो इधर होता है ना, तो इस वाले को एफ डैश हम लोग लिख लेते हैं, उसको एफ लिखेंगे। जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो याद करो उसकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट पे इमेज बनती है सेम साइड पे, है ना। देखो ये गया ऐसे, एक रे पैरेलल जाती है, वो फोकस से पास होती है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है जो कि फोकस से पास होती है, और दूसरी ओ से यानी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है जो स्ट्रेट जाती है। ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये बिल्कुल सीधी गई। ठीक, ये दोनों जहां मीट करती हैं या मीट करती हुई अपीयर होती हैं वहां पर इमेज बनती है। तो ये दूसरी रे है, ये फोकस से जाएगी, यहां पे कहीं पे इसका फोकस होगा, तो ये इस तरफ तो दोनों डाइवर्ज कर रही हैं। तो अगर इस तरफ से कोई देख रहा हो बड़ी सी सूजी हुई आंख से, इधर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा हो, तो उसे ये लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही हैं, वो इनको इधर कन्वर्ज करेगा ना, ऐसे ये वाली रे इसको लगेगा यहां से, और ये वाली रे यहां से आ रही है। तो क्या होगा, इसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां दिखाई देगी। थोड़ा सा स्ट्रेट बना ले इन रेज को, डायग्राम अच्छा हो तो समझने में मजा आता है। ये ऐसे और ये ऐसे, यहां पे इसको ये मीट करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसको इसकी एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखाई देगी यहां पे, ये इस ऑब्जेक्ट की। ये रे डायग्राम आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो यही हमारा रे डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप का। ये वाला पार्ट हम रेस का डॉटेड बना देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में तो नहीं है, तो वर्चुअल पार्ट है ना रेस का, तो इसको हमने डॉटेड बना दिया। तो क्या होगा कि जब हम एक कॉन्वेक्स लेंस से ऐसे तुम देखते हो ना, जैसे तुम मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसे आगे पीछे करते हो, यहां अगर तुमने यूज नहीं किया तो किसी को तो देखा ही होगा, ऐसे आगे पीछे करके हम क्या करते हैं, हम ये सेटिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए इस लेंस के, क्योंकि जब वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा तो हमें उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी। इधर से देखने पे हमें ये नहीं दिखाई देगा, हमें वो दिखाई देगा। ये तो डायग्राम में बनाने का तरीका है, ये मत सोचना कि ये दोनों चीजें दिखाई देंगी ना, यही ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो ये बड़ा दिखाई देता है। अब जरा इसको इससे रिलेट करके हम देखें। अब क्या है कि ये जो इमेज है ये तो कहीं भी बन सकती है। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर मैं आगे पीछे शिफ्ट करूं तो ये इमेज तो कहीं भी बन सकती है, लेकिन मुझे तो इसको बड़े से बड़ा देखना है ना। देखो इस केस में तो आंख ऑब्जेक्ट को देख रही थी, बट इस केस में आंख जो है वो इमेज को देख रही है। तो अगर आंख इमेज को देख रही है तो इमेज 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बननी चाहिए। अगर इमेज आपको सबसे बड़ी देखनी है, एक बार फिर बता रहा हूं, इमेज तो भाई कहीं भी बन सकती है, जैसे इसकी भी कहीं भी ये ऑब्जेक्ट भी कहीं भी हो सकता था, तो ये इमेज तो कहीं भी बन सकती है। इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करोगे इस इमेज की पोजीशन चेंज होगी, बट हमें तो इसे सबसे बड़ा देखना है ना। तो सबसे बड़ा इसको हम कैसे देख पाएंगे, जब ये कहां होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगी, यानी सबसे पास जहां पॉसिबल है देखना। तो ये कहां होनी चाहिए, ये यहां होनी चाहिए। कितने डिस्टेंस पर, d। अब ये तो बहुत थिन लेंस है कि सेंटर से डिस्टेंस लो यहां से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, जब इमेज d पे बन रही है तब मान लो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ue है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो fe है, ये वाली लेंथ फोकल लेंथ। अब हमने ये वाली लेंथ, अब हमने इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ u क्यों लिया, u क्यों नहीं लिया, ue क्यों लिया? बिकॉज बच्चों
आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम पढ़ने वाले हैं जिसमें दो लेंस होंगे, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, एक को बोलते हैं आईपीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये वाला रोल जो प्ले करता है उस लेंस का नाम है आईपीस। तो उसके सारे पैरामीटर्स को लेते हुए हम नीचे ई लगाते हैं, तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। यहां पर हालांकि सिर्फ एक ही लेंस है, बट फिर भी हम यहां पर ई लगा रहे हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। जब आप इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम इस वाले लेंस के सारे पैरामीटर्स को, इसको आईपीस बोलते हैं, इसके लेंस के सारे पैरामीटर्स के साथ सबस्क्रिप्ट ई लगा देंगे। मतलब इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यूई, इसकी फोकल लेंथ तो एफ ई, इससे इमेज डिस्टेंस तो वीई, इस तरीके से। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल है, अच्छा जब आंख सबसे बड़ा करके कब कब दिखा रही है ऑब्जेक्ट को, आंख सबसे बड़ा करके तब दिखा रही है ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। उससे बड़ा तो नहीं दिखा सकती आंख, तो ये रहा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, मान लो। और ये रही हमारी आंख, हमारी आंख से ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा पास नहीं आ सकता क्योंकि फिर स्प्लिट हो जाएगी इमेज, धुंधला हो जाएगा, दो इमेजेस दिखने लगेंगी। तो ये है डी। तो जब वो डी पे होता है तब जो वो आंख पे एंगल सबटेंड करता है उसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से, ठीक है। जब वो डी पे होता है तब वो जो आंख पे एंगल सबटेंड करता है उसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। और जब इमेज डी पे होती है तो वो आंख पे जो एंगल सबटेंड करती है उसे हम डिनोट करते हैं बीटा से, जब इमेज डी पे होती। लेकिन हम इस वाले एंगल को बीटा लेंगे जो वो लेंस पे सबटेंड कर रहा है। देखो ये इमेज है ना, तो ये इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है, यहां पे बीटा, समझ गए। हालांकि हमारा यहां पर एजम्पशन ये है कि जो आंख है वो लेंस के बहुत पास है, तो जो लेंस पे एंगल बना रही है इमेज वही आंख पे बना रही है, ऐसा हम मानेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट बिना लेंस के डी पे होता है तो जो आंख पे एंगल सबटेंड करता है वो अल्फा है, और जब इमेज लेंस के साथ डी पे होती है तो जो आंख पे एंगल सबटेंड करती है वो बीटा है। और ये इनकी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज है। ऑब्जेक्ट जो है इससे बड़ा नहीं, आंख जो है वो इससे बड़ा नहीं दिखा सकती ऑब्जेक्ट को, लेंस जो है वो इमेज को इससे बड़ा नहीं दिखा सकता। तो जो किसी भी लेंस की मैग्नीफाइंग पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर होती है m से, उसको हम डिनोट करते हैं, वो इस बीटा और अल्फा की रेशियो होती है, जो बहुत लॉजिकल है। मैग्नीफाइंग पावर मतलब क्या? मैग्नीफाइंग पावर मतलब कि ये ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है। तो ये कह रहा है मैं मैक्सिमम इतना बड़ा दिखा सकता हूं, ये आंख कह रही है मैं मैक्सिमम इतना बड़ा दिखा सकती हूं। ये 10 सेंटीमीटर दिखा सकती है हमें मैक्सिमम, और ये 50 सेंटीमीटर दिखा सकता है। तो 50/10 इसकी मैग्नीफाइंग पावर टू मैग्नीफाई वो कितनी हो गई? 5, है ना। मतलब हम तो हाइट से नहीं ले रहे, एंगल से ले रहे हैं, बट ऑब्वियसली जितनी ज्यादा हाइट होगी, हाइट और एंगल तो प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर ये वाली हाइट इसके 5 गुना है तो ये एंगल भी तो उसके 5 गुना होगा। तो देखो विजुअल एंगल बढ़ गया ना, यही तो है डी। पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां था, पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट था यही तो है ना यहां डी पे। अब यहां से अगर एंगल डालोगे, यहां से एंगल डालोगे तो वो तो छोटा बनेगा। अब इमेज डी पे बन रही है और एंगल बड़ा हो गया, तो विजुअल एंगल ही तो हमने बढ़ाना था, तो विजुअल एंगल बढ़ गया, तो ये हमें बड़ा करके दिखाएगा। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर हम निकाल लें, विच इज अ कांस्टेंट, है ना। मैग्निफिकेशन इज समथिंग विच इज नॉट कांस्टेंट। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलूंगा तो ये शिफ्ट होएगी, तो मैग्नीफाइंग पावर तो यही रहेगी क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर केस के लिए है, लेकिन मैग्निफिकेशन हर केस में डिफरेंट आएगी। सो ये कांस्टेंट आएगा। कैसे? क्योंकि ये एंगल्स बहुत छोटे हैं। क्यों? माइक्रोस्कोप से क्या देखते हो? बहुत छोटी छोटी चीजें, यानी कि ये हाइट बहुत कम है, हमने तो सिर्फ ऐसे बनाया है ताकि आपको दिखाई दे। तो अल्फा बीटा बहुत स्मॉल है, एंड स्मॉल एंगल्स के लिए बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, tan थीटा और थीटा बराबर होते हैं, है ना। अभी तक आपको ये बात नहीं पता है तो एक बार फिर सुन लो। tan 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी टेबल में देखना, और 1 डिग्री की रेडियन में जो वैल्यू होगी वो सेम होती है। तो छोटे छोटे एंगल्स के लिए tan थीटा और थीटा की वैल्यू बराबर होती है। तो जरा ये वैल्यूज पुट करो। tan बीटा क्या है? मान लो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम ले लेते हैं HO, तो tan बीटा क्या है? दिस इज A, दिस इज B ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज A डैश, दिस इज B डैश इमेज। tan बीटा है A डैश B डैश बाय A डैश O, A डैश B डैश बाय A डैश O। लेकिन A डैश B डैश क्या है? इमेज की हाइट। इमेज की हाइट क्या हमें पहले से पता होगी? नहीं पता होगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा वो पैरामीटर्स लाए ना जो हमें पता है। देखो tan बीटा ये छोटे वाले ट्राइंगल का भी तो पार्ट है,
और इस छोटे वाले ट्राइंगल से अगर tan बीटा निकालेंगे तो AB बाय AO आएगा, जो कि डाला जा सकता है बिकॉज AB तो हमें पता है, AB तो ऑब्जेक्ट की हाइट है, वो तो हमें पता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे पैरामीटर्स रखें जो हमें पता है, अननोन मत रखें, ऐसे नहीं निकलता फॉर्मूला। tan अल्फा, भैया tan अल्फा फिक्स है, tan अल्फा का इससे कोई लेना देना नहीं है ना, तो tan अल्फा फिक्स है, tan अल्फा इज H0/d। ये तो वो है ना कि बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आंख बड़े से बड़ा कितना एंगल सबटेंड करा सकती है। AB इज द H0, AB इज ऑब्जेक्ट हाइट, AO ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको हमने यहां पे UE लिया हुआ है, H0/d। तो क्या फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का सिंपल माइक्रोस्कोप की, D यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जब इमेज कहां बन रही है, D पे। ठीक है, अच्छा मैग्नीफाइंग पावर का एक और फॉर्मूला है। अब हम दो एक्सट्रीम केसेस लेते हैं, मैंने बोला इमेज तो कहीं भी बन सकती है, तो सबसे पास कहां बनेगी, D पे, और सबसे दूर कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो इन दोनों केसेस के लिए एक और फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन का, वो भी आपको याद रखना है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D, यानी यही वाला केस, यही वाला केस। तो इसके लिए तो आपके पास फॉर्मूला है, हम एक और निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, आपको पता है थिन लेंस फॉर्मूला। तो जरा सारी वैल्यूज पुट करो, इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है D पे, और किस तरफ बन रही है, इस तरफ। देखो अब तो हम इनको वैल्यूज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यहां तो जस्ट हमने सिंबल डाले थे तो साइन नहीं लिया था, अब हम इनको वैल्यूज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो साइन के साथ लेंगे। इस v की जगह मैंने रखा -d माइनस 1/u कितना है, ue, वो इस तरफ, माइनस ue इक्वल टू 1/ इसकी फोकल लेंथ fe। ठीक है, अच्छा हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर, जिसका फॉर्मूला क्या है, D/UE। तो D/UE लाना है, D/UE आएगा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को D से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो D से D कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D/UE आ जाएगा, इसको m लिख लो, और ये -1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + D/FE, 1 + D/FE। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का एक और फॉर्मूला है इसी केस का, ठीक है ना, फोकल लेंथ की टर्म्स में। एंड व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, बहुत दूर, एक्सट्रीम केस, पहला एक्सट्रीम ये सबसे पास और दूर, इन्फिनिटी पे जब इमेज बनेगी तो क्या होगा, जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो दैट एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्यों, मैं बताता हूं। v जो है उसको -∞ रखो, इधर बन रही है ना, माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ता है, 1/∞ 0 ही आना है, और 1/u को तो -ue ही रखो, और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है ना कॉन्वेक्स लेंस की, इसलिए प्लस रखा है। 1/∞ 0, d से मल्टीप्लाई कर दो, d/∞ 0, d/ue m, तो m क्या आ गया, m आ गया D/FE। कितना नुकसान हुआ मैग्निफिकेशन में, 1 यूनिट का, है ना, 1 हट गया बस यहां से। मतलब अगर इस केस में 10 गुना बड़ा करके दिखा रहा है ये लेंस, तो इस केस में भी 9 गुना बड़ा करके तो दिखाएगा ही। तो हम नॉर्मली ये प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर D पे इमेज होती है तो बड़ी तो दिखाई देती है, बट आंखों पे बड़ा स्ट्रेन पड़ता है। तो इजीली कब दिखाई देती है, जब थोड़ी दूर होती है, तो आंखें उसको रिलैक्स्ड मोड में देख पाती है, हमारी आंखों की जो सिलियरी मसल्स होती है थोड़ी रिलैक्स्ड रहती हैं वो, ठीक है। तो अब आप भी देखो ना, पास ऐसे देखोगे स्ट्रेन पड़ेगा, दूर आप एकदम रिलैक्स मोड में देख पाओगे। तो नॉर्मली हम ऐसे यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके लिए m ये है, बाकी इसके लिए m ये है, और ये भी है, ठीक है, समझ गए ना। ये इस वाले केस के लिए है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D, ये वाला, और ये इसके लिए है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो सिर्फ यही फॉर्मूले, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एज इट इज वैल्यूज दी होती हैं, उठा के लगानी होती हैं बस। तो प्रिपेयर कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।